आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। धरने, गिरफ्तारियां, भेस का बदलना, हमारी सियासत किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं। अब से कुछ देर कबल अडियाला जेल के रास्ते से हिरासत में लिए गए तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और इमरान खान की बहनों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। अडियाला रोड से गिरफ्तारी के बाद तमाम रहनुमाओं को चक्री इंटरचेंज पर एक होटल में खाना खाने के लिए उतारा और इसके बाद पुलिस ने उनकी आज़ादी का परवाना जारी कर दिया। शाम को इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाली इमरान खान की तीनों बहनों, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर और साहबजादा हामिद रजा कासिम नियाजी को वारंट गिरफ्तारी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलाकात का दिन होने के बावजूद आज भी पार्टी रहनुमाओं और फैमिली की इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई। किसी भी सियासी रहनुमा और फैमिली मेंबर को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान की बहनों और जरताज गुल को पुलिस ने वागल नाके पर रोका और उमर अयूब को गोरखपुर नाके पर रोका गया। किसी रहनुमा को पुलिस ने जेल की तरफ जाने की इजाजत ही नहीं दी। इजाजत ना मिलने पर इमरान खान की बहनों और तहरीक इंसाफ कारकुनान ने नाके पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने इजाफी नफरी बुलाकर जबरदस्ती उन्हें जगह खाली करने पर मजबूर किया। कारकुन मुंतशिर हो गए और इमरान खान की बहनों ने एक प्लाजे में पनाह ले ली। बादजां पुलिस की भारी नफरी ने प्लाजे को भी हिसार में लेकर खवातीन कारकुनान को प्लाजे से बाहर निकाल दिया, लेकिन इमरान खान की बहनों ने बाहर आने से यकसर इंकार कर दिया। इस पर पुलिस ने प्लाजे के मालिक को तलब किया, उसे ढूंढा, उसे फोन किया, उसे बुलाया गया, फिर फौरी ताले लगाए गए। हुक्म दिया गया कि बहरहाल इनको फिलफौर निकाला जाए। इसी असना में उमर अयूब, जिन्हें गोरखपुर नाके पर रोका गया था, उन्होंने भेस बदल के मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस को चकमा दिया और बहरहाल ये चकमा देने में वो कामयाब भी हो गए और तमाम नाकों से गुजरते हुए धागल नाके पर इमरान खान की बहनों के पास पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पुलिस के रवैये पर एहतजाज करते हुए कहा कि ये अदलिया के लिए लम्हाए फिक्रिया है, पुलिस रियासत के अहलकार हैं, ये कैसे ऑपोजिशन लीडर को रोक सकते हैं। अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू में इस अज़म को एक बार फिर दोहराया कि अगर आज हमारी मुलाकात ना कराई गई तो हम यहां से नहीं जाएंगे, हम या तो जेल जाएंगे या जेल के बाहर ही रहेंगे। जुमेरात वाले दिन का वादा किया था, आज क्या लग रहा है? आज फिर रोक लिया आपको। धोखा दे, ये मतलब ये झूठ बोलते हैं। यही हमें तो खान साहब ने पहले कहा हुआ नहीं कि इनकी किसी बात पे भी यकीन ना करें, तो बकवास करते हैं बिल्कुल। फिर आज हम नहीं उठेंगे। ऐसा ही है, हम तो आई सी पर्पस के। इमरान खान के सारे हकूक ले लिए गए और जिनसे वो कहते हैं हमने मुलाकात करनी है उनको ये बंद करें। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल गैर आईनी नहीं है और ना ही कोई कानून हम तोड़ रहे हैं, लेकिन ये तोड़ रहे हैं और ये हमें जेल में ले जाएं, ठीक है, हमें कहीं छोड़ेंगे, हम वापस आ जाएंगे। अब हमने यहीं रहना है, अडियाला के बाहर, या जेल जाएंगे या अडियाला के बाहर आके बैठेंगे। जरताज गुल ने भी नाके पर रोके जाने पर मीडिया से गुफ्तगू में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि अदालती अहकामात और जेल मैन्यूल के होते हुए भी हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। इन्हें इतना खौफ किस बात का है? पूरे इलाके में आप देखेंगे, पूरी रोड पे तमाम गाड़ियां रोके खड़ी हुई हैं, चाहे इलाके के लोग जो बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं, एम्बुलेंस से सबको रोके रखा हुआ है, सिर्फ इसे कि ये मुझे जाने नहीं दे रही, अपने लीडर से मुलाकात नहीं करने दे रही। इतना खौफ है इनको, इतना खौफ है इमरान खान का कि कहीं उसकी कोई तस्वीर या कोई पैगाम जो है आपके सामने। इसी तरह साहबजादा हामिद रजा ने भी अंदिया दिया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि हम यहाँ पर पुरअमन तौर पर कारकुनों को आने की कॉल दें। इमरान खान की बहनों और सियासी रहनुमा मुलाकात कराए जाने का इंतजार करते रहे। इस दौरान पुलिस ने हिसार बांधे रखा और शाम 6 बजे इमरान खान की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लेकर कैदी वैन में डाल दिया गया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तरफ से जारी करदा मुलाकातों की फहरिस्त में उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर और जरताज गुल के नाम शामिल थे। फैमिली से तीनों बहनों की मुलाकात होना थी, लेकिन आज किसी भी रहनुमा को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई अदालती अहकामात और जेल मैन्यूल के होते हुए मुलाकातें ना कराए जाने पर सरापा सवाल है और मुल्क में रूल ऑफ लॉ पर सवाल उठा रही है। आज ही लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी एक अरसे के बाद मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने का शिकवा ही सिर्फ नहीं किया, बल्कि बड़ा सख्त और जारहाना बयान दिया है और इस बयान का नुक्ता बा नुक्ता जवाब आपके अता तारड़ साहब ने दिया है। मुलाहिजा कीजिए।
पाकिस्तान न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा, हम गुलाम बन चुके हैं। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो। हर बंदा निकलेगा और ये फैसला करेगा कि मैं अपने बच्चों को एक गुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। मुल्क तरक्की कर रहा है और ये तरीके इंतशार वालों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर भी इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर गुलाम होने के जो इल्जामात हैं वो बदस्तूर जारी हैं। दोनों एक दूसरे को एक ही इल्जाम लगा रहे हैं और इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट बार से इंतजार हुसैन पंचोता ने भी खिताब करते हुए मोअज़्ज़ज़ अदलिया से गुजारिश करती है कि वो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। इस वक्त हमारी अदालतों को सिर्फ अपने डेकोरम का ख्याल नहीं रखना चाहिए, ये जस्टिस सिस्टम भी आपकी वजह से कायम होगा। रूल ऑफ लॉ के लिए भी काम करें, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। क्यों आपको तहरीके इंसाफ के साथ होने वाले मजालिम वो नजर नहीं आता? बराए मेहरबानी ये जो बचा खुचा हमारा आइन है उसमें फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर मौजूद है उस पर अमल दरामद कराएं, हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं, ये वकला आपके साथ है, ये बार आपके साथ है। रिहा होने के बाद अलीमा खान ने भी सिर्फ और सिर्फ अगर गिला किया है आज तो अदलिया से किया है, जबकि आज ही अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 में मुकदमात में मुल्ज़िमान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। 9 में से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़िमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फिर वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज करते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया कि कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। इस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि फाजिल काउंसिल ऐसा मत कहें, कानून इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की रोजाना समाअत का कहता है। लतीफ खोसा ने फिर अर्ज की कि 4 माह के हुक्म से ट्रायल अब सेट होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल मुत्तलका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगा। वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की कि 9 में के 500 मुकदमात हैं और 24,000 मुल्ज़िमान फरार हैं। इस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि मुल्ज़िमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत से मुतल्लिक केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर से यह पूछा कि एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह बताया कि एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि क्या एजाज चौधरी की कोई वीडियो मौजूद है। इस पर डीएसपी लाहौर ने एजाज चौधरी के खिलाफ पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया और इस मौके पर एजाज चौधरी के वकील ने अदालत से अर्ज की कि अदालत को जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो टेलीविजन इंटरव्यू है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मौक्कल नौजवानों को उकसा रहा है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाया जाए। बादशाह अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल इजाफा हो रहा है। कानूनी महाज पर मुकदमात दर मुकदमात का एक लामहदूद सिलसिला है। मुलाकातों के मामले में मुसलसल रुकावटें हायल हैं। धरना और एहतजाज पर गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा और पार्टी के अंदर ग्रुपिंग ने भी जमात को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। आज भी वफाकी वजीर इत्तलात ये दावा कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुनकसिम है। हम 28 मई वाले हैं, ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी ही फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। और क्या वजह है कि केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। अताताड़ का ये इंकशाफ किसी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पीटीआई मुसलसल 2 ग्रुप्स में तकसीम दिखाई दे रही है। वजीर आला बजाते खुद इस बिल का ना सिर्फ दिफा कर रहे हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद इस बिल को असेंबली में पेश किया। कल हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने दावा किया था कि इस बिल पर अली अमीन गंडापुर ने दस्तखत किए हैं। माइंस एंड मिनरल बिल जो आ रहा है केपीके में बड़ा सख्त मुतनाज़ हो गया है। चीफ मिनिस्टर पुश थ्रू कर रहा है कि लेजिट है, इसमें मसला नहीं है। बाकी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बिठा के मनमानियां करना चाह रही हैं, ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट देम, इख्तियारात का मसला है। देखें उसके लिए कंसल्टेशन हर सूबे से हुई है। नॉट ओनली हर चीफ मिनिस्टर को पर्सनल प्रेजेंटेशन दी गई है, उनसे साइन ऑफ लिया गया है। गंडापुर साइन कर चुका है इस पे। सो इट इज नॉट फेडरल गवर्नमेंट्स बिल, इट इज गंडापुर साहब्स, इट इज मरियम नवाज़, इट इज बुख्ती साहब्स, इट इज सिंध चीफ मिनिस्टर शाह साहब बिल जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है। लोगों ने उसके अंदर अपने अपने कंसर्न्स को एड्रेस किया है।
ओनरशिप सूबों के पास तो बड़ी रखते खबर है हुए- सर। जी बिल्कुल, हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क बिल्कुल वो आपके दस्तखत सामने- कर चुका है उधर उसका लीडर जो है पाबंद सलासिल, वो कह रहे हैं देखिए, खबरदार आगे ये- बढ़े ये- जब तक ये- मैं गो अहेड ये- नहीं दूंगा। मैं इसके ऊपर ना कुछ सियासत करना चाहता हूँ, ये उन्हीं के वसाइल हैं। कंसल्टेशन, प्रेजेंटेशन, इत्तेफाक और साइन ऑफ। वजीर पेट्रोलियम के इस दावे को आज बैरिस्टर सैफ ने अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने ऐसे किसी बिल पर दस्तखत नहीं किए, कोई इत्तेफाक नहीं किया, वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वफाकी वजीर इन इल्जामात का सबूत दें वगरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मिनरल्स बिल, ये मामला भी बड़ा दिलचस्प है नाजरीन। एक सूबे की हुकूमत खुद ये बिल पेश कर रही है और दीगर पार्टी अरकान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। फिर दूसरा सूबा यानी कि बलोचिस्तान में असेंबली से ये बिल पास हो चुका है और ये बिल पास कराने में मौलाना फजल रहमान की जमात का भी पूरा बराबर कलीदी हिस्सा है। मगर जब बिल पास हो गया तो इसी JUIFA ने इस बिल को मुस्तरद करते हुए अपने पार्टी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया और फिर इस बिल के खिलाफ सेनेट में तहरीके इल्तवा भी जमा करा दी। खूब आयरनी है। और इससे भी दिलचस्प और ताज्जुब अंगेज बात यह है कि जब बलोचिस्तान असेंबली में यह बिल पेश किया गया तो अरकान असेंबली को यह कहा गया कि यह आपकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल है। अपेरेंटली दे क्लेम दे डिडंट इवन नो। इसी हवाले से बात करते हैं कि एक थ्रिलर से कम हमारी सियासत क्यों नहीं होने दे रही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, और जो ये तकसीम है इसके अंदर मुनाफकत और झूठ कितना छुपा हुआ है। बात करेंगे, हमारे साथ फैसल चौधरी वकील इमरान खान मौजूद हैं, साथ दे रहे हैं सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करूंगी, ये क्या मुल्क में क्या आपने चक्कर चलाया हुआ है सर? प्लाजों को ताले लग रहे हैं, होटल में कॉन्फ्रेंसेज होनी है तो उधर ताले लग रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, इंतजामिया को कॉल किया जा रहा है होटल्स की जब एक कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहे कि ना करने देना, ये बैठे हुए हैं बाहर नहीं आ रहे, तो प्लाजों के मालिकों को ढूंढा जा रहा है और कहा जा रहा है ताले लगाओ बाहर कर दो। क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि अच्छा होता कि अगर इमरान खान साहब भी जो है वो जो अगर एक बंदा जेल में है तो वो एक जो जेल के मामला है उसके हिसाब से चले। अब वो जब अपने आर्टिकल बाहर पब्लिश करवाएंगे, वो 26 नवंबर करवाएंगे, वो जो है एक्स के ऊपर पोस्टें चल रही होंगी, उनके फ़ोन कॉल, तो ये तमाम चीज़ें फिर ज़ाहिर है ये ज़्यादातर जो है इसके ऊपर अलीमा खान साहिबा का ही नाम आता है और भी लोगों का है जो बाहर निकल के सारी इन्फॉर्मेशन चलाते हैं, तो फिर उसके बाद ये वाले मसाइल तो होंगे। सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, इनसे पूछ लूंगी, इतना डर क्या अलीमा खानम से, उज़मा खानम से और वो तीसरे सलमान अकरम राजा आपके फेवरेट जो हैं उनसे इतना डर क्या है? मैं तो नहीं मैं समझने से कासिर हूँ फ्रैंकली, बिकॉज पैगाम तो फिर भी बाहर आ रहा है, बल्कि तहरीरी तौर पर अब आ रहा है। वो एक बड़े तवील अरसे बाद इमरान खान साहब के कल एक्स के ऊपर भी एक लंबा पैगाम तहरीर किया गया, बड़े तवील अरसे के बाद चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब भी भड़क उठे हैं, बड़ा सख्त बयान दिया, उसके भी पीछे मुझे कुछ और मुहरकात लग रहे हैं। आई टॉक अबाउट दैट। मसला क्या है सर? देखिए, अभी अफनान साहब ने जो बात की है, पहले तो बात यह है कि बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है कि आप रिश्तों में एक सियासत में अखलाकियात होती हैं और फैमिली के रिश्तों की अकदार होती हैं, उनको आपने मलहूज़ रखना होता है। अब अलीमा बीबी को और उस्मा बीबी को, नौरीन बीबी को आप एक महीने से ज़ायद नहीं मिलने दे रहे और उस पे सोने पे सुहागा के अदालत में कंसेंट भी ले ली। उसके बाद उससे पहले तो मुलाकातें जारी थी। अब अगर आपको नैरेटिव बंद करना है या उनकी स्टेटमेंट बंद करनी है तो फिर किसी लॉ के तहत, ज़ाब्ते के तहत करते हैं ना जी। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो प्रिजन रूल्स हैं उसमें ऐसी कोई कदगन नहीं है। आर्टिकल 265 हुआ करता था जो कि अब अल्ट्रा वायरस करके डिक्लेयर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। उसकी बेसिक एक वजह उन्होंने ये कहा कि अगर आप कैदियों को वोट का हक देते हैं तो फिर आप सियासी सोच का हक जो है वो तो नहीं छीन सकते। ये कॉलोनियल इराक के लॉज हैं। यहाँ पे हम ब्राउन्स के ऊपर हुकूमत करता था और वो कहता था कि इनको सियासी सोच नहीं देनी। अब वही माइंडसेट जो है आज भी हम ब्राउन्स ही हैं अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर गंडापुर, हम सब गुलाम ही हैं। अब गुजारिश ये है कि लेकिन कुछ ब्राउन्स जो हैं दे आर कैरिंग द सेम, some are more brown than others. Yes, some are more, and then you carry the mindset. All men are equal, some are more equal than others. Yes, and he is more brown than you. That is the problem. देखिए, मैं वो तो ब्राउन कलर चाहिए मैं एक बात ऐड करूं। मैं अर्ज करूं सर अफनान साहब, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, आप उनसे भी 60s में चले जाएं जब अयूब खान थे। जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं मरा करते, वो अगर आप कुछ देर रोक भी लेंगे, अगर 5 हफ्ते बाद मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने वो जमूद तोड़ा, खान साहब की बात बाहर आई, नैरेटिव इज़ बैक। जिस दिन वो एक स्टेटमेंट देगा, चाहे आप 6 महीने रोकें, चाहे 4 महीने रोकें, चाहे आप किसी से कंसेंट लेके उनकी रुकवा दें, नैरेटिव विल बी बैक।
इशू ये है नैरेटिव से डर है, नैरेटिव से डर है, नैरेटिव से डर है। यू फील कि नैरेटिव पहुंचाने के लिए सिर्फ अलीमा और सलमान अकरम राजा ही तगड़े हैं, आपने इनको अंडर एस्टिमेट किया है, बाकी भी जो जा रहे हैं वो सब कुछ ला रहे हैं बाहर। मैं पहले तो जो जज साहब की इन्होंने बात की है, बात ये है कि जज साहब को जो है वो 75 साल बाद होश आया, जब हम जेलों में थे तब किसी को होश नहीं आया कि भाई ये पॉलिटिकल थॉट तो उस वक्त भी थी ना प्रिजनर्स की, उस वक्त तो पाबंदियां लगाई हुई थी हम पे सारी। अच्छा, इमरान खान ने कहना है कि नवाज शरीफ रोज मिलता था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि आप जिस दिन मुलाकात होती थी उस दिन भी नहीं करने देते थे मुझे। मैं खुद पर्सनली क्या कहते हैं कितना कोट लखपत जेल के बाहर मैं आपको निकाल दिया लोगों को। मेरी गुजारिश सुने, मैंने मेरी गुजारिश निकाली है, मेरी गुजारिश सुने ना फैसल भाई, 3 दफा मेरी गुजारिश तो सुन लेना। शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है 3 times in a week फैमिली मीटिंग अदर देन द पॉलिटिकल मीटिंग। मेरी गुजारिश ये आप जरा पता कर लीजिएगा। बिलावल साहब, मुस्तफा नवाज खोकर समेत वो कोट लखपत में इमरान ये नवाज शरीफ से मिलने गए थे। देखिए मेरी गुजारिश और कोई इमरान खान साहब ने जितनी मुलाकातें की किसी और पॉलिटिकल प्रिजनर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं की। ये इमरान खान साहब के बारे में जो जेल मैनुअल है उसको सेट असाइड कर दिया कोर्ट्स ने। ये भी एक हकीकत है कि वो लग्जरी जो किसी और पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं थी वो इमरान खान साहब को दी गई है। चले अब देखना, आप हमसे नाराज हैं तो हम लग्जरी सर, इन्होंने जो आपके साथ किया गलत था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, पूरी की पूरी क़यादत अंदर थी, सारे अंदर थे, इट वाज रॉन्ग सर। और वो बाजवा साहब खुद हमें आके बताते थे कि मैं रोकता हूं कि सबको अंदर ना एक साथ डालो। वो इमरान खान साहब वाज एडमेंट। बात ये नहीं है, बात ये सर कि आज जो हो रहा है उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास फकत यही है कि इन्होंने भी किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इनको चाहिए कि ये जेल में अगर हैं तो ये जेल से आर्टिकल ना बाहर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करें और उसमें पाकिस्तान को बदनाम ना करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस है। वो आर्टिकल सिर्फ अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा के थ्रू ही निकल रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अलीमा खान साहब सोशल मीडिया की टीम तो अलीमा खान साहब के थ्रू मैसेजिंग चल रही थी ना उनकी, तो ये बात तो सामने आ चुकी है। अब अगर इसका मतलब ये है कि वहाँ से ये डायरेक्शन लेती हैं जाके सोशल मीडिया बोलती हैं, उधर से सारी गालियाँ पढ़नी शुरू हो जाती है, तो फिर इस चीज़ ये कोई तरीका नहीं है ना। आप जेल में हैं, आप इस बात को समझें। अगर आप ये समझना शुरू हो जाएंगे आप जेल में ही नहीं, आपको जो आपसे मिलने आएगा आप उसके साथ जिस तरह बाहर जाके आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो उसके होंगे। और इनकी बाकी दोनों बहनों को मिलने दिया गया है, वो दोनों इसलिए नहीं गई क्योंकि अलीमा खान साहबा को इजाजत नहीं मिली। तो अब ये तो कोई बात नहीं है। चूज करने वाले आप लोग कौन है वैसे? जब मैंने बता दिया ना, मैंने बता दिया अदालती अहकाम तो जेल मैनुअल के मुताबिक जब वो नाम दे रहे हैं अपनी तरफ से, अदालतों ने तो जेल मैनुअल खत्म कर दिया। फैसला करने वाले के कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। अदालतों ने जेल मैनुअल को इनवैलिड कर दिया इमरान खान के मामले के अंदर। बाकी सारी दुनिया के मामले इंतजामिया फैसला कर रही है बस। नहीं वो तो नहीं, कौन अच्छा बच्चा है कौन बुरा बच्चा है, जब अदलिया ये कहेगी कि जी ये पॉलिटिकल प्रिजनर पॉलिटिकल अपनी वो दे सकते हैं, मगर पहले कभी वाली बात नहीं कही है। जब उनको स्पेशल मीटिंग्स के लिए जो जाता है वकील वहां पे जाके पिटीशन करता है उसको इजाजत मिल जाती है। ये किसी और के लिए आज तक नहीं हुआ ये वाला काम। तो भाई फिर आप इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद भी आपको अगर शिकायतें हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर बाकियों को तो सारा ख्वार होते रहे, कोई अटक के किले में ख्वार हो रहा था, कोई कहीं ख्वार हो रहा था, कोई फांसी चढ़ गया। आपको सबसे ज़्यादा मुलाकातें भी आपने की और सबसे ज़्यादा शिकायतें भी आपकी हैं, और आप फिर भी ये कहते हैं नाराज़ है हमसे कि ये हो गया, और हम क्या करें आपके लिए भाई? ये फैसल साहब पीटीआई का ये इंटेंशन थी कि धरना देना चक्री पे? जी पीटीआई की कोई इंटेंशन मैंने तो ऐलान नहीं सुना या कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर धरना देने का ऐलान ना करेंगी अलीमा बीबी तो वी ऑल विल ज्वाइन। अच्छा ठीक है। और अब ये कंफ्यूजन यही है ना कि ये कैसी गिरफ्तारी और ये स्ट्रैटेजी, अभी तक आप लोग भी शायद अभी पिछले दिनों में देख रही थी आप भी किसी ना किसी तरह पहुंच गए थे एंड यू वर क्लेमिंग कि क्योंकि मैं लोकल हूं तो मुझे तो रास्ता आता है। अब तो उमर अयूब साहब भी भेस बदल के और पीछे वाली गलियों से आकर और उसके बाद पहुंचे और अलीमा साहिबा को ज्वाइन किया। आई मीन दिस इज नॉट लेस देन अ थ्रिलर मूवी सर। देखिए मेहर बात यह है कि अभी सेनेटर अफनान ने कहा कि अंदर से आर्टिकल आते हैं या नैरेटिव बाहर आता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए ना कि किस लॉ के तहत ये बैन है। कोई सियासी कैदी, और इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर है, सबसे बड़ी सियासी पार्टी का वो रहनुमा है पाकिस्तान का, और सबसे पॉपुलर रहनुमा है पाकिस्तान से बाहर, सबसे नोन पाकिस्तानी है। अगर उनकी टीम में से शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने ये चैलेंज किया और उन्होंने ये रूल सेटिस्फाइड करा लिया, ये अब अगर आपके दौर में आपकी लीगल टीम्स ने नहीं किया तो ब्लेम गोज टू देम। अब मेरा जो सवाल ये है कि आपने बहनों की मुलाकात जो कि उनका आईनी हक है, जो कानूनी हक है। वैसे मैं कता कलामी माफ फैसल आपको याद दिला दूं, उसी लॉ के तहत जिसके तहत आपने नवाज शरीफ और बाकी उनकी तकरीरें बंद की हुई थी, और मरियम के इंटरव्यूज, नवाज शरीफ के इंटरव्यूज, ऑल ऑफ दैट, जस्ट टू रिमाइंड यू। जी बिल्कुल, मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो नवाज शरीफ साहब थे, मरियम साहबा थी, they were convicts, right?
जब आपने मुलाकात की बात हो रही है, आप इमरान खान मसला यही है ना कि अगेन इमरान खान भी कॉन्विक्ट ही है। नहीं, अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की आप तो मेहर हैं, आई चैलेंज यू कि आप इमरान खान साहब की ये कहते हैं 9 मई की ऑडियो वीडियो है, वीडियो चला दें 190 मिलियन की बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। 190 मिलियन केस के उसके बाद क्या होगा? सबसे ये होगा कि काशिफ घर बैठे हुए हैं तो मेहर भी घर बैठ जाएंगे। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है भाई, सबसे पहले अफरान साहब आप उनके नाम से डरते हैं, आपने उनके नाम बंद किया, फिर आपने उनकी तस्वीर बंद की, फिर आपने उनकी आवाज बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर निकली, तरतली मच गई, पता नहीं क़यामत आ गई, बंदे उठा लिए। और भाई सिविल जो ये सोशल मीडिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो अप प्लीज, दिस इज सिटीजन जर्नलिज्म। ओपिनियंस हैं और इसका नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ता है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट बाय फोर्स। डंडा आप जितना मर्जी हार्ड स्टेट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बना दें, सोशल मीडिया कंट्रोल हो जाएगा। जितना ज्यादा उनको अकोमोडेट किया किसी ने नहीं किया, उसके बाद भी आप लोग अदालतें जा रही हैं, अदालतें मरी जा रही हैं, अदालतें मरी जा रही हैं उनके लिए 5 हफ्ते जो किसी को नहीं दिए गए और हम क्या करेंगे कहते हैं आपके लिए। आपके ज़ेरे नगी हैं अदालतें। आपने भी खुद माने कि सेट असाइड किया। हाँ तो भाई वो जो कानून के मुताबिक आप दोनों से बड़ा इख्तिलाफ है सर। पीका आप लोग भी ला रहे थे फैसल साहब, पीका को अमेंड करके आप लोग तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे तंकीद को 10 साल की कैद बनाना चाह रहे थे इस मुल्क के अंदर, तो पीका तो ये ले आए, लाना तो आप भी चाह रहे थे। देन अगेन सर आप कन्विक्शंस का जिक्र करते हैं नवाज शरीफ पे बैन लगाने का, इनके पास भी बड़े जवाब हैं कि मुहिबुल वतन ही नहीं है तो फितना है। So again the problem is जो भी हुकूमत में होता है सर, you do the same to each other। मसला इधर सबसे बड़ी कैजुअलिटी इधर कौन है? फ्री स्पीच इधर सबसे बड़ी कैजुअलिटी क्या बनती है? ह्यूमन राइट्स इधर सबसे बड़ी कैजुअलिटी आप दोनों के एतबार में जो बनती है। हमने 13 से 18 नहीं किया, ये लेके आए हैं आप लोग, लेके आए हैं निजाम। एक्सप्लेन दिस फॉल्स इक्विवेलेंस टू मी। इसलिए कर रहे हैं कि जो पीटीआई के 13 से 18 हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, वर्कर्स के साथ हुआ, पीटीआई के लीडर्स की फैमिलीज के आपने साथ शुरू हुआ, किया ना, इमरान खान के साथ हुआ, हाइब्रिड निजाम लाया आपने शुरू किया। अरे हाइब्रिड 2.0 पे तो आप बैठे हैं अफरान साहब। अभी आप देखें, आप तो 47 की हुकूमत है, आपको तो लेजिटिमेसी क्राइसिस है। 2013 से 18 आपने कितने लीडर बंद किए हमने बताएं? जो ये 13 से 18 हमने कितने लीडर आपके बंद किए? भाई क्या हुआ था? 13 से 18 कितने लीडर बंद किए आपको? को लोगों की बच्चियां उठाई गई, घर 13 से 18 कितने आपके बंद किए गए, इनको जलसा करने की इजाजत नहीं दी। 18 कितने बंद किए हमने? 2018 में कैंपेन नहीं की इन्होंने। भाई 13 से 18 बताएं ना कितने किए हमने? जो उम्मीदवार हैं उनको उठाया गया, उनके प्रपोजल 13 से 18 हमने क्या किया आपके साथ बताएं? सर मेरा भाई खुद कागज जमा कराने गया था। 13 से 18 का बताएं। 13 से 18 कुछ किया हमने? आपने शुरू किया ये निजाम। भाई 18 में आप लेके आए, 18 में आपने इलेक्शन लड़ा, आपने ये सारा आपने 17 में कैंपेन की, बड़ा बुरा है। तो सर आपके अपनी पहले आपको पनामा हम तो नहीं लेके आए थे, जब आप हाइब्रिड निजाम ला रहे थे पनामा हम नहीं लेके आए थे, पनामा आप लोग लाए हैं, जजों के साथ मिलकर आपने उन्होंने साजिश की। नहीं साजिश आपकी जरूरत नहीं। साकिब निसार साहब आप उनका नाम लें। कोर्ट रूम नंबर 1 में ये मुझे तो ये भी हैरान है कि बाजवा साहब आप नारे मार रहे थे सारे के सारे, इमरान खान साहब गिरफ्तार करवाते। फैसल इकोनॉमी इज आल्सो डूइंग वेल, तो मुईशत भी पटरी पे अच्छा, चल गई है। ये खबर कब आई? रेमिटेंसेस कब आई सर? सबसे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस इसमें है। करंट अकाउंट सरप्लस है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेमिटेंसेस हैं। ओपन अप द इंपोर्ट्स एंड आई विल टेल यू थर्ड डे में आप ओपन करें इंपोर्ट। भाई आपने आर्टिफिशियली रोका हुआ है ना सर। मैं आपको बताता हूं, मैनेजमेंट रेमिटेंसेस की बात आप कर रहे हैं, इकोनॉमी को मैनेज करना होता है। रेमिटेंस इज द ओनली आपका एक बाहर से इस मुल्क में कारोबार खत्म है, इस मुल्क में रोजगार खत्म है, इस मुल्क में किसी किस्म का तजारत खत्म है, किसानी खत्म है, लिहाजा बाहर से पैसे आते हैं, पैसे बाहर से जितने मर्जी मंगवा लीजिए। जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई नहीं आएगी, इन्होंने अभी कन्वेंशन किया है, मुझे ये बताइए एफडीआई आज हिस्टोरिक लोस्ट पे है, ग्रोथ रेट कहाँ पे है? अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हमने महंगाई बढ़ने की शरह रोक ली, उसकी वजह सुन लीजिए हजूर, उसकी वजह ये है कि लोगों की सकत खत्म हो गई, मुतासर हुई भी है बहुत। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो आपका करंट जो इंपोर्ट करना बेवकूफी होगी ना, वो आप लोगों ने किया था ना बेवकूफी। इसकी बेवकूफी नहीं है सर, ये इकोनॉमी इस तरह से 4 साल का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब की मुखालिफत के बावजूद 2 जजेस जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी की आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में आईनी बेंच के लिए 2 मजीद जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से दोनों जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दी।
जस्टिस अकील अब्बासी के नाम की मंजूरी 8 वोटों की अक्सरियत से दी गई, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट हासिल हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी के लिए वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। ताहम चीफ जस्टिस ने जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंचेस में शामिल करने के हक में वोट जरूर डाला। इजलास में मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की और इसी तरह बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालिफत की। मुखालिफत करने वालों का यह मौकफ रहा कि आईनी बेंचेस में जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाने जाएं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दोनों जजों की मंजूरी के अमल में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि मैं रूल्स कमेटी का सरबराह हूं, रूल्स बनने तक कोई राय नहीं दे सकता। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी की आईनी बेंच में शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी जजेस की तादाद 15 हो गई है। इससे कबल 28 फरवरी को गुज़िश्ता इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5 जजेस की शमूलियत की मंजूरी दी थी। जस्टिस अली बाकर नजफी लाहौर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ी वजारत कानून ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया था और जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से कल ही हल्फ उठाया है। जुडिशल कमीशन ने 11 अप्रैल को जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की मंजूरी दी थी। गुज़िश्ता बरस उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शुजात अली खान के नीचे सीनियरिटी लेवल पर तीसरे नंबर पर जज जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन ने यह ऑब्जर्व किया था कि जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शुजात अली खान चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए मौजू नहीं, क्योंकि अवाम और वकला बरादरी में इन 2 जज साहिबान के बारे में मंफी तासुर पाया जाता है। पंजाब बार काउंसिल ने उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा को एक खत में यह लिखा था जिसमें कहा गया था कि सीनियरिटी असूल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मई 2023 में जस्टिस नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पुलिस को अहकामात जारी किए कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को उन तमाम मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया जाए कि जिनमें वो बेकसूर हैं, और अगर किसी केस में उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उनके खिलाफ चालान जमा कराया जाए। दिसंबर 2023 में जस्टिस नजफी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एक फैसला जारी किया जिसकी रूह से फरवरी 2024 के इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी की बतौर रिटर्निंग अफसरान तकर्री के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो जस्टिस काजी फायज ईसा ही थे जिनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए थे कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने अपने कलम से पूरे इंतखाबी निजाम में मुदाखलत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने अपने दायरा इख्तियार से कहीं बाहर जाकर फैसला किया है। एंड इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक बड़ा इट्स वेरी क्लियर कि कौन सा फैसला दुरुस्त था और कौन सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जस्टिस नजफी का फैसला मुअत्तल कर दिया था। नाज़रीन, 6 फरवरी 2023 को जस्टिस नजफी ने एक फैसला जारी किया कि जिसकी रूह से बिजली के बिलों पर आयद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को खत्म कर दिया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस नजफी के इस मज़कूरा फैसले को भी आईनी और कानूनी तौर पर नाकाबिले अमल करार दे दिया था और कलअदम करार किया था। आज तमाम तर एतराज़ात के बावजूद जस्टिस बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के न सिर्फ जज की हैसियत से हल्फ उठा चुके हैं बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के आईनी बेंच का हिस्सा भी बन चुके हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। सियासी बहरान के बाद मुल्क के लाखों किसान एक ऐसे तूफान का सामना कर रहे हैं कि जो जल्द एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और हम रोटी को तरस जाएंगे। इस वक्त भी चक्की का आटा 130 रुपए जबकि फाइन आटा तकरीबन 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, मगर आने वाले दिनों में गंदम और आटे का एक ऐसा बहरान जन्म लेगा कि जो जखीरा अंदोजी और महंगाई की वजह से नहीं बल्कि हुकूमत की एक पॉलिसी की वजह से पैदा होगा जो रियासत ने IMF की ईमा पर तरतीब दी है। नाजरीन, गुज़िश्ता साल पंजाब हुकूमत ने किसानों से 3,900 रुपए सपोर्ट प्राइस पर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2023 के मुकाबले में 2024 में गंदम की पैदावार में 14 लाख टन इजाफा हुआ। साल 2024 के लिए गंदम की पैदावार का सरकारी तखमीना 31 मिलियन टन लगाया गया है, मगर अब सूरत हाल कुछ यूं है कि किसानों की जानिब से गंदम की पैदावार के बाद पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी से कुल्ली इंकारी है। हालांकि पहले फूड डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पैस्को समेत दीगर सेक्टर्स गंदम खरीदारी करते थे। निगरान हुकूमत के दौर में गंदम के बहरान ने जन्म लिया और 10 लाख टन गंदम मंगवाने की बजाय 30 लाख टन गंदम दरामद कर दी गई। तो तब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सस्ती गंदम बेचकर महंगी गंदम खरीदने और इसके नतीजे में पैदा होने वाले बहरान की तमाम तर जिम्मेदारी PDM हुकूमत पर डाल दी।
और फिर वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी इनके गिरबान यानी अनवारुल हक काकड़ साबिक वजीर आजम के गिरबान को पहुंच गए थे कि चोर तो तुम हो। नाज़रीन, निगरान हुकूमत के दौरान गंदम बहरान की बुनियाद रखी गई और फिर पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी से इनकार कर दिया। सो जस्ट इमेजिन, 5,500 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाली गंदम को 2,600 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। हालांकि हुकूमत ने 3,900 रुपए फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की और फिर ये वो मौका था कि जब किसानों ने गंदम सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। किसानों को बेयार और मददगार छोड़ने के बाद काश्तकारों ने सालाना 1,75,000 एकड़ पर गंदम काश करने की बजाय सिर्फ 1,62,000 एकड़ पर गंदम की बिजाई की। कम बारिशों और फिर गंदम पकने के करीब बारिशों और यालाबारी के बाद हुकूमती तखमीने से कम गंदम पैदावार मुतवक्के है, जबकि किसानों का यह मानना है कि अखराजात में इजाफे और महंगाई के पेश नज़र सस्ती गंदम कैसे काश की जाए। गंदम का बहरान आने वाले वक्त में मजीद संगीन होगा। ज़राई माहिरीन का यह मानना है कि किसानों की जानिब से कम रकबे पर गंदम की काश्त और फिर बारिशें न होने के बाद पैदावार में यकीनन कमी होगी और अगर हुकूमत ने काश्तकारों को फौरी रिलीफ ना दिया, सपोर्ट ना किया, तो मुल्क में फूड सिक्योरिटी का खदशा पैदा हो जाएगा। इस वक्त गंदम की फसल पक चुकी है नाजरीन, किसान अपनी मेहनत का सिला मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब में फी मन गंदम का रेट 2,500 रुपए एट बेस्ट चल रहा है। गो के ये 2,200 और 2,300 रुपए जो मेरी जाती मालूमात के मुताबिक एट बेस्ट 2,500 रुपए चल रहा है। और फिर गंदम खरीदारी के महकमे को बंद कर दिया गया है। किसान आड़तियों के रहमो करम पर है मुकम्मल तौर पे। हालांकि खाद और बिजली की कीमतों में वाजे कमी नहीं की गई। अब 2 दिन कबल ही पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने हुकूमत से गंदम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने और फिर गंदम खरीदारी मसले के हल के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का यह कहना था कि गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर अमल दरामद रोका जाए, क्योंकि IMF शर्त पर अमल दरामद के लिए अभी 1 साल बाकी है। गंदम और आटे के इस मुतवक्के बहरान के खदशात में पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ही 15 अरब रुपए मालियत के किसान पैकेज का ऐलान कर दिया है। 5 लाख रजिस्टर्ड किसानों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत ये सब्सिडी दी जाएगी, जबकि आबियाना और टैक्स छूट इस पैकेज का एक मेन हिस्सा है। साथ ही साइलोज बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। अब पंजाब हुकूमत के ऐलान के जवाब में पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब पैसा खर्च भी करेगी मगर इसका फायदा भी कोई नहीं होना। अगर हुकूमती पैकेज को ही दुरुस्त मान लिया जाए तो फी कस किसान रकम 27,000 रुपए बनती है और अब अगर किसान की गंदम 2,500 रुपए फी मन में बिकेगी तो ये रकम आप खुद ही इमेजिन कीजिए, हल, बीज, खाद, स्प्रे, पानी और कटाई जैसे बुनियादी जो कॉस्ट है, अखराजात हैं, इसको भी पूरा नहीं करती। दुनिया अखबार में छपने वाले खालिद मसूद खान के तज्जिए के मुताबिक फी एकड़ खर्च को अगर देख लिया जाए तो जमीन की तैयारी 3,200 रुपए, बीज 6,500 रुपए, बीज की ट्रीटमेंट 500 रुपए, खाद, पोटाश और यूरिया पर खर्च 41,000 रुपए, जिंक, स्प्रे, पानी और फिर हार्वेस्टर पर खर्च 23,000 रुपए आएगा। एंड देन डू द मैथ। इस तरह तो कुल फी एकड़ लागत जो है वो 75,500 रुपए बन रही है नाजरीन, और अभी इसमें माइंड यू जमीन का ठेका और मजदूरी शामिल नहीं की गई। और अब अगर आमदन को देख लिया जाए तो गंदम का मार्केट रेट जो है वो 2,350 रुपए फी मन है। फिल वक्त काश्तकारों को फी एकड़ ज्यादा से ज्यादा आमदन 82,250 रुपए मिलेगी, यानी कि 6 माह की मेहनत और इंतजार के बाद किसान को फी एकड़ सिर्फ 6,750 रुपए। तसव्वुर कीजिए, इसमें जमीन का ठेका और मजदूरों की कटाई शामिल नहीं की गई। और अब अगर भारतीय किसान की आमदन और खर्च से एक कंपैरिजन और तकाबुल कर लिया जाए तो पाकिस्तानी किसान को फी मन 2,600 रुपए के मुकाबले में भारतीय किसान की आमदन फी मन 3,600 रुपए बनती है। तमाम अखराजात के बाद भारतीय किसान की फी एकड़ लागत 54,781 रुपए बनती है। भारतीय किसान पाकिस्तानी किसान के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल करता है। भारतीय किसान को बीज भी पाकिस्तानी किसान से सस्ता मिलता है और फिर 3,500 रुपए के मुकाबले में 1,800 रुपए। इसी तरह पाकिस्तान में जो किसान है मजदूरी की मद में भारतीय किसान से 2,000 रुपए इजाफी अदा करता है। इस जस्ट मुकम्मल तौर पे इम्बैलेंस है। हुकूमत पंजाब के इस किसान पैकेज को किसान इत्तेहाद की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है और कहा यह गया है कि किसानों को लॉलीपॉप ना दीजिए, उनका मुआशी कत्ल कर रहे हैं आप। ये रिलीफ नहीं है, धोखा है।
उस खातून को ये अंदाजा नहीं है कि गंदम का रेट पिछले साल ना मिलने की वजह से बिलियन ऑफ डॉलर के इस मुल्क की मैशत को नुकसान हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये काश्तकार, ये इसका जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। अगर हुकूमत हमें रेट देती, उसका बेहतर सही मुआवजा देती, तो आज ये हालात न देखने पड़ते। किसान इत्तेहाद का ये मुतालबा है कि गंदम का रेट मुकर्रर ना करना किसान दुश्मनी है। दैट्स इट, इट इज जस्ट एनिमोसिटी। ये आउटराइट दुश्मनी है और अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो अगला लाहे अमल जल्द दे दिया जाएगा। नाज़रीन, किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर का यह कहना है कि हुकूमत 3900 रुपये फी मन रेट पर गंदम खरीदे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ चौधरी हसीब अनवर मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। क्राइसिस तो बहुत ही बड़ा है। मार्केट में रेट में अभी बता रही थी 2200 से 2300 चल रहा है। एट बेस्ट आप 2500 भी कर लें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपकी 3200 है पर एकड़, तो ये सीधा सीधा 800 रुपए का नुकसान बन रहा है सर। और फिर यील्ड्स आर ऑल्सो नॉट दैट गुड। इनपुट्स, मजदूरी सब जाया होते दिख रहा है। कुछ इलाकों में तो हिल टॉरेंट्स के फ्लडिंग की वजह से पूरा का पूरा क्रॉप जाया हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस टॉपिक पे बात की। गुजारिश ये है कि इस वक्त गंदम का मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है वो 2100 से लेके 2400 रुपए तक चल रहा है और इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 10 या 15% के करीब व्हीट क्रॉप मार्केट के अंदर आई है। अभी मेजर हार्वेस्टिंग का सीजन स्टार्ट है। अभी जब इस हार्वेस्टिंग के सीजन की पीक आएगी और सप्लाई मार्केट के अंदर एक्सेस करेगी, उस वक्त ये रेट मजीद नीचे आ जाएंगे। पिछले साल गवर्नमेंट ने 3900 का रेट मार्केट के अंदर दिया, सपोर्ट प्राइस दी, लेकिन उसके अगेंस्ट बाइंग नहीं की। पिछले साल फार्मर को 2500 से 2600 रेट मिला। इस साल इस कदर बुरे हालात हो चुके हुए हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक मन की 3200 रुपए से एक्सीड कर चुकी हुई है और उसको जो मार्केट में रेट मिल रहा है उस और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तकरीबन 800 से 900 रुपए का फर्क है और फी एकड़ लॉस 30,000 रुपए से ज्यादा जा चुका हुआ है। इस वक्त फार्मर ने इंतहाई महंगे इनपुट्स डाल के गंदम की फसल को तैयार किया और एक वादे की वजह से उसने गंदम की फसल काश्त की थी। वो वादा ये था, आप गंदम काश्त करें, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। आज इस मुल्क का काश्तकार, आज पंजाब का काश्तकार गंदम काश्त करने के बाद नुकसान के अंदर बैठा हुआ है। उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही और वो इन्हीं अरबाब इख्तियार की तरफ देख रहा है कि मेरे साथ जो वादा किया गया था वो वफा कैसे होगा। अब कल हुकूमत ने एक पैकेज का ऐलान किया, वो पैकेज भी पिछले पैकेजेस की तरह बंद कमरों के अंदर बैठ के बनाया गया है। वो पैकेज उन लोगों ने बनाया है जिनका ज़राअत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो पैकेज भी पिछले पैकेजेस की तरह पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। आप 15 अरब रुपया स्टोरेज कैपेसिटी या मार्का फ्री लोन्स में देने जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ये डिटरमिन ही नहीं किया कि जो किसान अपनी गंदम आपके उन वेयर हाउसेज में जाके स्टॉक करेगा, आप उसको किस रेट के ऊपर उसके लोन का वो जाके लेगा। अगर मैं 10 मन गंदम जाके उस वेयर हाउस के अंदर रखता हूं तो मुझे क्या रेट लगेगा? मुझे मार्केट रेट लगेगा या मुझे कोई और रेट लगेगा? अगर मुझे मार्केट रेट लगेगा तो मुझे आपके वेयर हाउस में गंदम रखने का क्या फायदा? दूसरी बात, क्या आपकी ये स्टोरेज कैपेसिटीज, क्या आपके ये वेयर हाउसेज हर तहसील हर जिला पे अवेलेबल है? क्या उन तक रसाई एक आम किसान, एक छोटे किसान और एक दरमियाने किसान की उन तक रसाई है या उन तक रसाई नहीं है? तीसरी बात, 4 महीने बाद जब वही किसान अपनी गंदम वापस लेने जाएगा तो क्या उसको उसी की गंदम मिलेगी? क्योंकि होता तो ये आया है कि जब सरकारी सतह पर गंदम स्टॉक की जाती थी तो कभी उस गंदम को चूहे भी खा जाते थे, कभी वो गंदम सैलाब की नजर भी हो जाती थी। ऐसी सूरत हाल में उस बेचारे काश्तकार का, सही कह रहे हैं आप चौधरी साहब, आप सही कह रहे हैं, मुद्दा तो आपका दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस अगर नहीं दी, किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो फिर वो गंदम काश्त क्यों करेगा? देयर इज नो रॉकेट साइंस, समझ आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी एहतजाजी कॉल और फिर दीगर इकदाम से करोड़ों पाकिस्तानियों को भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे? देखें, गुजारिश ये है कि हमारा कोई भी जो एहतजाज होता है उसके अंदर हम पूरे मुल्क की सड़कें बंद नहीं करते। हम पुरअमन लोग हैं और इस मुल्क की आबादी का 65% हम है। आप 2 दिन पुरानी गवर्नर स्टेट बैंक की भी
प्रेस रिलीज उठाकर देख लें, उन्होंने भी इस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ को एग्रीकल्चर की ग्रोथ के साथ सब्जेक्ट किया हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ दिखाएगा तो हमारे मुल्क की जीडीपी ग्रोथ में आएगी। ये एग्रीकल्चर वाहिद सेक्टर है इस मुल्क का जो 6 महीने के अंदर रिजल्ट दे देता है। आप इस किसान को अच्छे बीज, म्यारी बीज, सस्ती इनपुट्स दें और 6 महीने के अंदर रिजल्ट ले लें। ये जो 1-2 अरब के लिए हम IMF के पीछे भागते हैं, आप सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को उसके पांवों पर खड़ा हो लेने दें। आप ये 1-2 अरब इसी सेक्टर से ले सकते हैं। हम अगर एहतजाज की कॉल देंगे तो ऐवानों के सामने बैठेंगे, उन ऐवानों के सामने बैठेंगे जहां पर हमारे वोट की पर्ची से हम में से लोग जाकर उधर बैठते हैं, लेकिन हमारी बात वो नहीं करते। जुल्म देखें, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में नहीं की गई। इस वक्त हम इस खित्ते में महंगा तरीन डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर यूरिया खाद की कीमत 400 रुपया पाकिस्तानी करेंसी में फी बैग है। DAP की कीमत 1200 से 1400 रुपया फी बैग है। पाकिस्तान के अंदर वही यूरिया हम 4500 रुपए में खरीद रहे हैं। DAP यहाँ पर हम 12,500 रुपए में खरीद रहे हैं। हमारी एवरेज पैदावार 32-33 मन है। हमारे हमसाया मुल्क की एवरेज पैदावार 62 मन है। ऐसी सूरत हाल के अंदर होते हुए इस मुल्क का काश्तकार, इस मुल्क का किसान कैसे सरवाइव करेगा? जो इस मुल्क की आबादी सही कह रहे हैं आप, कंप्लीट कॉस्ट डिसएडवांटेज। लेकिन हुकूमत का ये दावा है चौधरी साहब के 16.5 मिलियन एकड़ काश का हदफ था और वो हासिल हो जाएगा। और कुछ किसान धड़े वैसे ही एक्टिव हो रहे हैं, गंदम बुहरान का शोर मचा रहे हैं, आप लोग ये करना चाह रहे हैं। मैंने भी दिखाया भी, सलमा बट तो ये भी कह रही है कि गुज़िश्ता साल भी आप लोगों ने एहतजाज किया था कि लेकिन उसके बावजूद गंदम और आटे का कोई भी बुहरान नहीं हुआ, कमी नहीं हुई, आटे की लाइनें नहीं देखने को मिली, कीमत भी बरकरार रही। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुल्क का गल्ला पैदा करने वाले को, इस मुल्क का अनाज पैदा करने वाले को, उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को गंदम में खुद कफील किया, उनको आप कोई अहमियत ना दें। वो बेचारे हैं ही इस काबिल। देखें, आज से 2 साल पहले तारीख उठाकर देख लें, इन्हीं मीडिया स्क्रीन्स पे हमने ट्रकों के पीछे आटे के लिए लोगों को दर बदर की ठोकरें खाते देखा था। हमने इंतहाई कीमती जानें जाया हुई थी उसके अंदर। अल्लाह ने मेहरबानी की, इस मुल्क के किसान ने दिन रात मेहनत की और उस मेहनत का फल ये मिला कि पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया। हम गंदम के अंदर खुद कफील हो गए। सलमा भट्ट साहबा ने जहां ये बात की, वो ये भी बता देती कि पिछले साल की निस्बत इस साल 20% रकबे पे गंदम कम काश्त हुई है और इस साल एवरेज यील्ड, एवरेज प्रोडक्शन पिछले सालों से कम है। ये 1 या 2 साल का साइकिल और चलेगा। इस साल भी अगर किसान गंदम के अंदर मार खा गया, इस साल भी किसान ने अगर गंदम के अंदर नुकसान कर लिया तो वो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेगा, वो किसी झांसे में नहीं आएगा। तब आपको यही गंदम महंगे दामों बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो चौधरी साहब, गंदम की कीमत डीरेगुलराइज करना तो IMF की शर्त के तहत हो रहा है ना, तो बाकी फसलें भी तो काश की जाएंगी। ये बात गो क्या आप हर साल करते हैं कि इस साल भी अगर ये हुआ, अल्लाह ना करे, बट देयर इज अ कमिटमेंट वी मेड हियर। देखें, अगर आपने डीरेगुलराइज करना है, अगर हम चावल की बात करें तो चावल एक्सपोर्ट होता है। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल में बन के वो एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह हमारी बाकी जो प्रोड्यूस है, या वो हमारी मुल्क की जरूरत को पूरा करने से कम होती है या हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले साल अगर गंदम यहाँ पर वाफर पैदा हो गई थी तो हम उसे एक्सपोर्ट कर देते, हम ज़र मुबादला कमा सकते थे। इसी तरह चीनी के साथ किया जाता है। अगर चीनी के एक्सेस स्टॉक हो जाए तो चीनी को भी बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। वाहिद गंदम ऐसी फसल है जो बाहर से तो इंपोर्ट की जाती है लेकिन उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाती। इस साल भी अगर गंदम की फसल ज्यादा है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दें ताकि काश्तकार का एक जायज मुनाफा इंश्योर हो सके। इस वक्त हम काश्तकार के मुनाफे की नहीं, जो उसका असल खर्चा है वही वापस आने की बात कर रहे हैं। इस वक्त काश्तकार फी एकड़ 30,000 रुपया नुकसान के अंदर है।
ओके और सर ये बताइएगा, निगरान हुकूमत के दौर में गंदम के बहरान ने जन्म लिया, उसकी भी मैं डिटेल्स बता रही थी। 10 लाख टन गंदम मंगवाने की बजाय हमने 30 लाख टन गंदम दरामद कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑपरेट इन अमेजिंग वेज। निगरान वजीर आजम ने तो ये सस्ती गंदम बेचकर महंगी गंदम खरीदने और फिर इसके जो नतीजे में बहरान का सामना पूरे मुल्क को करना पड़ा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी PDM हुकूमत पर डाल दी थी। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक प्रोब करवाया, फिर 4 अफसरान को भी किया गया चूज। कुछ निकला नहीं, कुछ बना नहीं। यूर इन द थिक ऑफ थिंग्स सर, कोई इंफॉर्मेशन इस हवाले से? उसकी कोई भी किसी भी किस्म की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। ना किसी जिम्मेदार को सजा दी गई। कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा जरूर बनाया गया, लेकिन जो असल मोरे थे वो आज भी वहीं के वहीं अच्छे तरीन दफ्तरों में बैठे हैं। उस वक्त भी यही हुआ था। जो पंजाब हुकूमत के स्टॉक की गंदम थी उसका रेट 4800 रुपए के करीब रखा गया था। जो गंदम बाहर से मंगवाई जा रही थी उसकी कीमत उससे कम रखी गई थी। बाहर की गंदम, जो यूक्रेन की गंदम थी, उसका ऑफ टेक होता रहा। जो हमारे पाकिस्तान की गंदम थी उसका ऑफ टेक नहीं हो सका और वो स्टॉक अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। उसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट ने और पास्को ने बैंकों को 1 साल का मजीद मार्का भरा और यही वजह बनी जो फूड डिपार्टमेंट और जो पास्को का सर्कुलर डेट था वो इतना ज्यादा बढ़ गया और उसका खमियाजा भी आज 2025 में आके इस मुल्क का किसान भुगत रहा है। ऐसा ही है सर। और ये मोहम्मद आसिफ साहब, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी के खिलाफ रेलेवेंट एक्शन की बात हुई थी, बट कुछ भी अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। एक दफा फिर मट्टी पाओ पॉलिसी हम देख रहे हैं। तो आप एसेंशियली ये भी कह रहे हैं कि गली सड़ी जो इंसेक्ट इन्फेस्टेड गंदम है वो अभी भी हुकूमती गोदामों में पड़ी है, क्योंकि फ्लावर मिल्स भी अब अक्सर रिफ्यूज कर रहे हैं इसे उठाने से। फ्लावर मिल्स को वो पुरानी गंदम उठवाई है, लेकिन अगर फ्लावर मिल एसोसिएशन से बात की जाए तो वो उस गंदम को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो गंदम जानवरों के खाने वाली भी नहीं है। और हमारी यहाँ सोने जैसी गंदम जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, वो पड़ी हुई है ऐसी की ऐसी। बिल्कुल सर। चौधरी हसीब अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सितम ज़रीफी है, दिल खून के आंसू रोता है किस तरह किसानों के साथ क्या रवैया बरता जा रहा है और हम खुद अपने आप को किस तरह धक्के दे दे के खुद फूड इनसिक्योरिटी और इमरजेंसी की तरफ धकेल रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे और फिर क्रेडिट रेटिंग में मुस्बत बेहतरी के बाद तारीख में पहली बार मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 19 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल मार्च 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस 36 करोड़ 30 लाख डॉलर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस रहने की वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने मार्च में दुनिया से 4 अरब 94 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा, जबकि दुनिया को 2 अरब 74 करोड़ डॉलर का सामान हमने बेचकर माहाना बुनियाद पर तजारती खसारा 11% कम कर लिया। अब हुकूमत का यह मानना है कि आमदन में इजाफे और अखराजात एक्सपेंडिचर्स में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर के पीछे मुश्तरका कोशिशें हैं। मगर डॉन न्यूज में छपने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के जरिए 1220 अरब रुपए का कर्ज लिया है। अब एक जानिब हुकूमत अपनी कामयाबियों का प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने मुल्क में राइज टैक्स निजाम को बेहुदा और गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। आलमी बैंक ने जोर दिया है कि जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और दुरुस्त इंदराज और टैक्स लगाए जाएं। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत कम हो सकता है कि जब टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल कर लिया जाए। आलमी बैंक ने मजीद ये कहा है कि महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की भी ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती आमदनी के मौके ज़ाया हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया है। बहरहाल, दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।